नमस्कार दोस्तों। दोस्तों, हरियाणा का चुनाव हो रहा है, जम्मू कश्मीर का चुनाव हो रहा है। ऐसे में हमारे जो बुजुर्ग वर्ग है, उनको इस बार घोर निराशा हुई है। निराशा किस लिए होगी? होगी ही निराशा, क्योंकि अगर हम हरियाणा की बात करें तो सरकार ने अपना मैनिफेस्टो, भारतीय जनता पार्टी ने अपना मैनिफेस्टो लॉन्च किया। मैनिफेस्टो लॉन्च करने के बाद भारतीय जनता पार्टी ये तो जरूर कह रही है कि हम सिलेंडर जो है 500 में दे देंगे जी, जिस तरीके से अभी राजस्थान में शायद मिल रहा होगा। जो हमारे कुछ सपोर्टर अगर राजस्थान के होंगे तो राजस्थान में देख रहे होंगे कि अगर भारतीय जनता पार्टी क्या 473 रुपए का सिलेंडर दे रही है या नहीं दे रही है। वहां के लोगों को पता चल रहा होगा, वहां के लोगों को। लेकिन जो हमारे बुजुर्ग वर्ग है, उनको निराशा किस बात की? उनको निराशा इस बात की कि भाई आपने कभी भी अपने मैनिफेस्टो में हमारा ईपीएस, हमारा पेंशन लेकर के नहीं आते। कभी भी आपने ईपीएस की बात नहीं की। हम सरकार, जो सरकार 10 साल तक प्रदेश में रही है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार 10 साल तक प्रदेश में रही है, लेकिन 10 साल तक कभी भी, चाहे पिछला मैनिफेस्टो ले लीजिए या चाहे अब की बार मैनिफेस्टो ले लीजिए, 2019 के भी मैनिफेस्टो में अगर बात करें और 2014 के भी मैनिफेस्टो में आप बात कीजिए, तो बात करें कि कभी भी उन्होंने ईपीएस का जिक्र ही नहीं किया। कभी भी सहारा के पैसों का जिक्र ही नहीं किया भारतीय जनता पार्टी ने। इनफैक्ट जम्मू कश्मीर जैसे इलेक्शन में अमित शाह खड़े होकर के मंच पे कहते हैं कि भाई ईद में, मोहर्रम में हम 2-2 सिलेंडर देंगे, महिलाओं को 18,000 रुपए पैसे मिलेगा, सो कॉल्ड पैसे। और यहां पर भी अयोध्या में भी ये कह रहे थे कि हम जो है होली दिवाली में सिलेंडर फ्री फ्री देंगे, एक के साथ एक फ्री देंगे। भाई आप सिलेंडर तो फ्री देंगे जी, लेकिन आप गरीबों का पैसा, जो बूढ़े बुजुर्गों का पैसा है, जो ईपीएस का पैसा है, जो उन्होंने अपनी मेहनत की पैसे जो आप तक जमा करके रखा है, वो पैसे आखिर कब वापस होगा? ये बूढ़े बुजुर्ग पूछ रहे हैं। ये बूढ़े बुजुर्ग पूरे हरियाणा के ही नहीं, बल्कि पूरे हिंदुस्तान के बूढ़े बुजुर्ग जो है, ये पूछ रहे हैं कि सरकार आप सिलेंडर तो दे रहे हैं एक के साथ एक फ्री, लेकिन हमारा पेंशन की बात आप करते ही नहीं है। और जब भी पेंशन की बात आती है तो आप भाग जाते हैं कहीं ना कहीं। अब मैं आपको एक आंकड़ा बताता हूं दोस्तों। यह आंकड़ा हरियाणा का है, और यह आंकड़ा मैं नहीं बता रहा, बल्कि आंकड़ा जो है ये प्रदेश के, ये जो है मंत्री, ये जो हमारे मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री का ही आंकड़ा है ये। इस आंकड़ा के तहत में आप बहुत ही हैरान हो जाएंगे कि ईपीएस तो छोड़िए जनाब, बेरोजगारी दर कितना है हरियाणा के अंदर? 37.4% जो है बेरोजगारी दर है। और भाई ये मैं नहीं कह रहा, या कोई अपोजिशन पार्टी नहीं कहती, ये पार्टी ये कह रही है, सरकारी आंकड़ा CIMI की जो आंकड़ा है वो बता रहे हैं कि इतना बेरोजगारी दर है। यानी कि आप ये समझ लीजिए कि हर 100 में से 38 युवा जो है हरियाणा के अंदर बेरोजगार पड़े हुए हैं। अभी भी 2 लाख पद जो है, सरकारी पद खाली है हरियाणा के अंदर। शिक्षा विभाग में 50,000 पद खाली है, 50,000। जिस शिक्षा का मॉडल भारतीय जनता पार्टी, चाहे आप राजस्थान ले लीजिए, चाहे आप यूपी ले लीजिए, उसके अंदर अगर ये डंका पीट रहे हैं, तो आप ये सोचिए कि हरियाणा के अंदर 50,000 पद खाली होना कितनी बड़ी बात हो जाती है। पुलिस विभाग में 20,000 पद खाली। अरे खाली क्यों नहीं रहेगा? क्योंकि पुलिस में तो आपको पता है कि कांस्टेबल का जब भी पेपर निकलता है हरियाणा के अंदर, तभी लीक हो जाता है। कांस्टेबल का पेपर हो, चाहे कोई सा भी पेपर हो, चाहे बिहार का पेपर ले लीजिए, चाहे यूपी की भर्ती परीक्षा ले लीजिए, पेपर लीक होना तो गवर्नमेंट के अंदर एक ऐसा बन गया है जैसे कि त्योहार आ जाता है बाढ़ के बाद। स्वास्थ्य की सेवाओं में 20,000 पद खाली है। आप सोचिए, 30 से ज्यादा भर्ती पेपर जो है लीक हो गई है इस सरकार के अंदर। यानी कि पिछले 5 सालों का अगर डेटा कहें तो 30 पेपर लीक होना बहुत बड़ी बात है किसी भी राज्य सरकार के लिए और किसी भी केंद्र सरकार के लिए। ये तो हमने आपको बताया कि युवाओं के लिए क्या है। हम बात करते हैं ना ईपीएस के लिए, कि उनको ईपीएस का पैसा क्यों नहीं मिलता, लेकिन ईपीएस के साथ साथ कहीं ना कहीं प्रदेश के अंदर ये भी बहुत बड़ा एक संगीन चीज है जो युवाओं को बेरोजगारी की तरफ कहीं ना कहीं धकेला जा रहा है। दूसरी चीज अगर मैं आपको बात करूं तो एनसीआरबी का डाटा कहता है कि हरियाणा जो है पूरे पूरे इंडिया के अंदर सबसे असुरक्षित महिलाओं के लिए प्रदेश बनता जा रहा है। ये क्यों? ये आप बीते 3 साल का अगर आंकड़ा एनसीआरबी का ले, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो का अगर आंकड़ा मैं आपको बताऊं, तो 33,000 महिलाओं का जो है अपहरण हो गया है, जिसके अंदर 26,000 जो महिलाएं हैं वो 18 साल से ऊपर है, और बाकी की जो शेष महिलाएं हैं वो 18 साल से नीचे, यानी कि नाबालिग है। आप सोचिए कि 33,000 महिलाएं का वो ये केस है जो एनसीआरबी डाटा जो है अपने अंदर, डाटा के अंदर रजिस्टर है। और कोई इतना भी ऐसे भी केस होंगे जो एनसीआरबी डाटा के अंदर रजिस्टर नहीं होगा। सोचिए उनका क्या। तो ये सरकारी आंकड़े हैं जी, सरकार खुद बता रही है कि 33,000 महिलाएं जो है उनको लापता हुई है। रोज 3 से 4 महिलाओं का बलात्कार होता है हरियाणा के अंदर।
तो आप ये सोचिए कि ये कुछ आंकड़े मैं बता रहा हूं, ये आंकड़े मेरे नहीं है, बल्कि आंकड़े जो है ये एनसीआरबी का रिपोर्ट खुल खुल के कह रहा है कि महिलाओं के लिए जो है असुरक्षित है। 117.7% जो है क्राइम रेट है हरियाणा का। आप सोचिए 171% जो है उत्तर प्रदेश का क्राइम रेट है। उत्तर प्रदेश अव्वल नंबर पे है, उसके बाद हरियाणा ही है क्राइम रेट में। आप ये समझ लीजिए कि क्राइम रेट कितना ज्यादा बढ़ गया है। तो अगर हम बात करते हैं कि बुरे बुजुर्गों का, तो हम अगर सारे ओवरऑल वर्ग की बात करें तो हरियाणा के अंदर चाहे अग्निवीर हो, चाहे कोई सा भी ऐसा वर्ग हो, चाहे किसान ही क्यों ना हो, बल्कि कोई भी ऐसा वर्ग है जो कि खुश नहीं है अभी मौजूदा सरकार से लेकर के। और मैं ये भी कहूं कि सरकार ने मैनिफेस्टो दिया है, पर मैनिफेस्टो के अंदर कभी भी सरकार ने जो है ईपीएस की बात नहीं की है, सरकार ने सहारा की बात नहीं की है। ईपीएस के पैसे जो 7,300 सरकार को देने हैं, कभी भी सरकार ने जो है ये बात ही नहीं की है कि हम जो है ईपीएस के पैसे हम आपको देंगे। और देखिए दूसरी बात क्या है कि ईपीएस सेंट्रल गवर्नमेंट का मामला है, ये बात तो हमें पता है, लेकिन राज्य सरकार भी अगर जब तक अपने मैनिफेस्टो में ईपीएस का मुद्दा नहीं उठाएगी तो कहीं ना कहीं केंद्र सरकार के ऊपर दबाव नहीं पड़ेगा। दूसरी बात अगर मैं आपसे कहूं तो किसानों की बात अगर हम लोग कहें तो किसान, आप लोगों को पता होगा कि किसान 750 किसान जो है किस तरीके से हरियाणा की शंभू बॉर्डर पर शहादत दे दी उन्होंने, सिर्फ किस लिए, सिर्फ एमएसपी के मांग के लिए। दूसरी चीज अगर हम कहें तो इस बार हरियाणा के जो चुनाव में एक ऐसा फैक्टर और भी बनने वाला है, किसान एक ऐसा फैक्टर बनेगा और एमएसपी एक ऐसा फैक्टर बनेगा जिसमें कहीं ना कहीं बहुत सारे वोट और बहुत सारी सीट्स तय होंगी। जिस तरीके से एमएसपी के लिए किसान, क्योंकि हम जब ग्राउंड पे उतरे थे और ग्राउंड रिपोर्टिंग हम लोगों ने किया था, तो हम लोगों ने देखा कि एमएसपी हरियाणा की जरूरत है, या ये कह लीजिए कि एमएसपी जो है वो हरियाणा का बैकबोन है। जिस तरीके से हरियाणा एग्रीकल्चरल लैंड है, किसानों की भूमि है हरियाणा, उस तरीके से कहीं ना कहीं एमएसपी जो है बहुत ज्यादा जरूरी है। ये वहां के लोग कहते हैं, लोगों ने बताया कि एमएसपी अगर सरकार नहीं देती है तो वोट कहीं ना कहीं ट्रांसफर होगा। सरकार ने जिस तरीके से किसानों के साथ सलूक किया, शंभू बॉर्डर पे सलूक किया, चाहे वाटर कैनल ले लीजिए, आंसू गैस के गोले ले लीजिए, लाठी ले लीजिए, तमाम तरह की चीजें हैं जो किसानों के ऊपर बरसाई गई। किसानों को कोई मुआवजा नहीं दिया गया, किसान तो सिर्फ और सिर्फ एमएसपी की बात कर रहे हैं। लेकिन आज तमाम पॉलिटिकल पार्टी जो है एमएसपी का मुद्दा लेकर के आ रही है, लेकिन किस लिए, अपने मैनिफेस्टो के अंदर। अब एक बात बताइए, भारतीय जनता पार्टी अगर पहले ही ये चीज लागू कर देती तो कहीं ना कहीं उनको मैनिफेस्टो में डालने की जरूरत ही नहीं पड़ती। तो क्या ये सिर्फ और सिर्फ मैनिफेस्टो में लाने के लिए एमएसपी का मुद्दा रखा गया था, या एमएसपी का मुद्दा राजनीति करने के लिए रखा गया था, या क्या एमएसपी का मुद्दा वोट बटोरने के लिए रखा गया था? तमाम तरह की जो है इस पर जनता, इस बार हरियाणा की जनता जो है, ये कुछ अहम मुद्दे हैं जिस पर हरियाणा की जनता इस बार वोट देगी। नमस्कार।